गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सप्ताह हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी जो 2 कविताएं आपके सिलेबस में शामिल है, उत्साह और अट नहीं रही, इसको पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने लखनवी अंदाज पढ़ा, तो काव्य खंड के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने तुलसीदास और सूरदास की कविता को पढ़ा है, और इसके अलावा भी आपके टेक्स्ट बुक में 2 और कविताएं हैं। एक देव की कविता है और जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है पिछले कुछ सालों से। तो सूरदास और तुलसीदास को पढ़ने के बाद हम लोग आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से शुरू करते हैं। देव और जयशंकर प्रसाद की कविताएं, इससे परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, तो फिलहाल इसे स्थगित करते हैं। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले निराला के बारे में जानते हैं। निराला बहुत ही क्रांतिकारी कवि माने जाते रहे हैं, और निराला छायावाद के जो 4 कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन्हें 4th पिलर भी कहा जाता है छायावादी कविता की। छायावादी कविता को जो यूरोपियन पोएट्री थी, अंग्रेजी में जो रोमांटिसिज्म का दौर था, उससे भी जोड़ करके देखा जाता है। तो ऐसे निराला का जन्म बंगाल में 1899 21 फरवरी 1899 को हुआ था, और इनके पिता बेसिकली उन्नाव के थे, उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में बंगाल का एक रियासत है महिसादल, वहीं पर रहते थे। और सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन निराला का जन्म हुआ था। 21 फरवरी 1899, तब बसंत पंचमी था। और मूलतः इनका नाम सूर्य कुमार तिवारी रखा गया था, जिसे बाद में इन्होंने तत्सम में तब्दील करते हुए सूरज को सूर्य कर लिया, कुमार को कांत और तिवारी को त्रिपाठी। और जब ये मतवाला पत्रिका से जुड़े, तो मतवाला पत्रिका के सिमिलर साउंड को लेकर के राइमिंग वर्ड्स के रूप में इनका सब टाइटल, उपनाम निराला रख दिया, और इसमें शिवपूजन सहाय का भी बड़ा योगदान है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल, आज महिसादल उस समय एक रियासत था, एक छोटा सा राज्य था। आज हालांकि वो मेदिनीपुर जिला में पड़ता है, बंगाल के मेदिनीपुर जिला में। और वहीं 1899 में 21 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। उस दिन बसंत पंचमी थी। आज भी बसंत पंचमी के दिन निराला का जन्म साहित्यकार लोग मनाते हैं। और ये मूलतः गढ़कोला यानी उन्नाव के थे, उत्तर प्रदेश के थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई थी, और उस दौर में तरह तरह के बीमारियां, आज जैसे हम लोग कोरोना काल से जूझ रहे हैं, उस समय स्पेनिश फ्लू और हैजा, कई तरह की बीमारियों का एक दौर आया था, जिसमें इनके परिवार के कई लोगों की मृत्यु हो गई। और आर्थिक संकट और पारिवारिक महामारी और आपदा के कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। बाद में इन्होंने सेल्फ स्टडी के जरिए संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हासिल किया। और शुरुआती दौर में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी 1918 में। तो वहीं महिसादल रियासत में इन्होंने 1918 से 22 तक नौकरी की। नौकरी इनको रास नहीं आई, नौकरी के अपने अलग झंझट थे। बाद में ये पत्रकारिता से जुड़ गए, और 1922 से 23 तक समन्वय नाम की एक पत्रिका का संपादन कलकत्ता से ही किया। 1923 में ये मतवाला पत्रिका का संपादन होने लगा, और उसके संपादक मंडल से जुड़ गए। 35 में लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तकमाला से जुड़ गए, और उसी की एक सुधा पत्रिका निकलती थी, उससे जुड़े रहे। 35 तक उससे जुड़े रहे, और लखनऊ लगभग 1940 तक रहे। 42 के आंदोलन के समय इलाहाबाद आ गए, और वहाँ महादेवी वर्मा से इनका अच्छा संबंध था। महादेवी वर्मा इन्हें भाई की तरह मानती थी,
और चूँकि महादेवी वर्मा आर्थिक रूप से संपन्न थी तो उन्हीं की देख रेख में या उन्हीं के आसपास ये रहने लगे और मृत्यु पर्यंत 1961 तक ये इलाहाबाद में ही रहे। यानी निराला मूलतः उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन इनका जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था। औपचारिक पढ़ाई लिखाई इनकी 9वीं तक ही महिषादल में हुई और कुछ दिनों की नौकरी और फिर लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे, स्वतंत्र लेखन करते रहे। निराला बहुत ही फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे और 1961 में इनका इलाहाबाद में मृत्यु हो गई थी, 15 अक्टूबर 1961 को। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। यानी जब बहुत छोटे थे तभी इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और 18-20 साल के होते होते इनके पिता भी गुजर गए और पिता के गुजरने के बाद एक जॉइंट फैमिली की पूरी जिम्मेदारी इन पे आ गई। बाद में इनकी पत्नी और इनकी बेटी की मृत्यु हो गई। अपनी बेटी की मृत्यु को याद करके एक बड़ी दुखांत कविता इन्होंने लिखा है, सरोज स्मृति, हिंदी की एक वो बड़ी, किसी अपने संतान को लेकर के वैसी कविता किसी और कवि ने नहीं लिखी है। एक लंबी कविता है और एमए वगैरह के सिलेबस में वो कविता पढ़ाई भी जाती है। निराला न सिर्फ स्वभाव से फक्कड़ और दानी मिजाज के आदमी थे बल्कि क्रांतिकारी भी थे। गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, अन्याय को सहते नहीं थे और जो कुछ भी अनर्गल और अन्याय होता था तो उसका विरोध करते थे, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। कहा जाता है कि कई विचारों को लेकर इनका विरोध गांधी जी से भी रहा है, हिंदी भाषा और उसके उत्थान को लेकर के। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते ये काव्य संकलन है। इसके अलावा इन्होंने कुछ उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी लिखा। निराला की जो भी रचनाएं हैं वो 8 खंडों में, निराला रचनावली के नाम से 8 अलग अलग मोटी मोटी किताबों के रूप में प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। इसका मतलब है कि निराला की कविताओं में हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। आम आदमी का निजी सुख दुख, प्रेम, प्रकृति, सामाजिक चेतना, आज़ादी का संघर्ष, यानी कविता का फलक बड़ा है और हर तरह के अनुभव और अनुभूति इनकी कविताओं का हिस्सा है। इन्होंने राम को भी एक नए सिरे से आम आदमी की तरह संघर्ष करते हुए दिखाया है। राम को लेकर के इनकी लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास को लेकर के भी इन्होंने तुलसीदास शीर्षक नाम से कविताएं लिखी। ये कविताएं बड़ी चर्चित हैं। बादल राग एक इनकी कविता है। एक कविता है इनकी आज़ादी के संघर्ष को लेकर के, जागो फिर एक बार। भिक्षुक को लेकर के भी इन्होंने कविता लिखी है। वह आता दो टूक कले जेके करता पछताता पथ पर आता। इनकी एक सरस्वती वंदना है जो सीधे सीधे आज़ादी के संघर्ष की बात है उस कविता में। जागो फिर एक बार भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को जगाने और जागरण की कविता है। बादल राग शीर्षक से कई कविताएं हैं। एक इनकी प्रेम कविता है, बांधो ना नाव इष्ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। मतलब निराला एक चर्चित कवि रहे हैं और अपने समय के काफ़ी बड़ी हस्ती माने जाते हैं निराला। निराला की जो 2 कविताएं आपके सिलेबस में हैं उसमें से एक कविता है उत्साह। इसमें भी क्रांतिकारी चेतना और संघर्ष की आवाज़ उस बादल गरजों के पृष्ठभूमि में मिलती है। उस कविता पर जो हम लोग बात करेंगे तो उसकी भी चर्चा होगी। निराला की इस कविताओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को संभव किया है। एक इनकी कविता है कुकुरमुत्ता, वो अद्भुत कविता है हिंदी की। छहवादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद की कविता, इससे पहले जो भी कविताएं होती थी वो किसी न किसी छंद में होती थी। दोहा, चौपाई और बैरवे, घनाक्षरी, सवैया, कवित, छप्पय। लेकिन निराला ने सबसे पहली बार छंदमुक्त कविता लिखनी शुरू करी और इसको लेकर के इनकी बड़ी आलोचनाएं भी हो रही थी। इनकी कई कविताएं बड़े बड़े प्रकाशक और संपादक पत्रिकाओं के छापने से मना कर देते थे। इवन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी के
काफ़ी बड़े विद्वान लेखक माने जाते हैं और हिंदी के उत्थान और सुधार संशोधन में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। उसी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जब वो सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े थे और सरस्वती पत्रिका से वो 1903 में जुड़े थे, हालांकि ये पत्रिका 1930-35 तक निकलती रही, लेकिन जब तक वो जुड़े रहे 1918-20 तक वो जुड़े रहे थे, तब उस पत्रिका में छपना हिंदी का बड़ा लेखक हो जाने की गारंटी मानी जाती थी। और 1916 के आसपास निराला की एक कविता जूही की कली, जो कि मुक्त छंद की कविता थी, निराला ने भेजी थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे अस्वीकृत कर दिया था, छपने से मना कर दिया था। तो ऐसे कई किस्से निराला के बारे हैं। निराला इतने दानी व्यक्ति थे कि जो कुछ भी इन्हें मिलता था, अगर किसी गरीब दुखिया को देखते थे तो सब कुछ दे देते थे। जैसे कहीं गए किसी आयोजन में और इन्हें सम्मानित करने के लिए शॉल उड़ा दिया गया और ये आ रहे हैं रास्ते में और जाड़े से ठिठुरते किसी भिखारी को देखा तो वो अपना शॉल उठा करके उसे उड़ा दिया और खुद ऐसे ही ठिठुरते हुए आगे बढ़ गए। तो निराला का व्यक्तित्व वाकई निराला था, वो यूनिक थे, शायद इसीलिए उनका निकनेम या सब टाइटल निराला उनको सूट भी करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चर्चा के आधार पर निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय तैयार कर लेंगे और संभव हो तो एक बार इन दोनों कविताओं को पढ़ेंगे भी, रीडिंग की तरह रचना पाठ कर लेंगे। और कल हम लोग निराला की जो कविता है उत्साह पे चर्चा करेंगे, फिर उसके अगले दिन अट नहीं रही और फिर उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर। तो आज के लिए आपका असाइनमेंट है या होमवर्क समझें कि निराला के इस जीवन परिचय को के आधार पे उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय प्रोफाइल आप तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।